Today we need to understand the importance of फास्ट पावर। एक हार्ड पावर होती है यानी कि मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की पावर, दूसरा है सॉफ्ट पावर, कल्चर, योगा, इसकी पावर। फिर इसके बाद आता है फास्ट पावर का कॉन्सेप्ट। जॉन चिपमैन ने इस आइडिया को पॉपुलराइज किया और इनका मानना है कि जैसे कि डार्विनिज्म की थ्योरी कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिटेस्ट, इट्स अबाउट फास्टेस्ट। इसी को कहा जाता है नियो डार्विनिज्म। यानी कि आज अगर किसी देश को अपने प्रेजेंट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है तो केवल मजबूती काम नहीं चलेगी। आज की आगे के लिए अपने आप को सिक्योर करना है तो हमें एक्सपोनेंशियल सोचना होगा, एक्सपोनेंशियल करना होगा और तेजी से करना होगा। तो अगर चाइना का BRI वो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्थ है और जिसकी वजह से कितने सारे देश डूम हो रहे हैं, मतलब हालत खराब है, तो उसका अल्टरनेटिव तो ढूंढना होगा ना। तो ऐसा ही एक अल्टरनेटिव ये आया है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एनालाइज कर पाएंगे कि ये कहां तक अल्टरनेटिव साबित हो पाएगा। राइट, कहानी शुरू करते हैं। क्योंकि स्पाइस रूट का जिक्र है तो जरा स्पाइसेस की बात कर ली जाए। देखिए, स्पाइसेस ट्रेड की बात की जाए तो वो लैंड रूट से पहले इस एरिया से होकर गुजरता था। ये जो आप रेड में देख रहे हैं, केवल अभी इस पर फोकस करिएगा। राइट, स्पाइस ट्रेड। तो स्पाइस ट्रेड जब इस रूट से होकर जाता था तो इसको हम सिल्क रोड भी कहते थे। आप कहेंगे हाँ ये तो हमें पता है। तो अभी स्पाइस रूट की बात हो रही है और इसमें हम इस रूट की बात कर रहे हैं जो आप ब्लू से देख रहे हैं। हालांकि यहां पर अरब से आप डायरेक्ट पोर्ट का एक्सेस देख रहे हैं, लेकिन जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो इसको लैंड के रूट को भी कनेक्ट कर रहा है। एक सीधी एनालॉजी है कि एक समय यह था कि जब ये स्पाइसेस का ट्रेड बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोस्पेरिटी हो रही थी दोनों तरफ। लेकिन उस समय बीच में यहां पर एक टर्किश एंड पर्शियन एरिया में यहां पर ये जो सेल्जिक एम्पायर था इसने रोक लगा दी कि कैसे कर लेंगे आप ट्रेड, हम तो नहीं होने देंगे स्पाइसेस का ट्रेड। और स्पाइसेस के साथ साथ अदर चीजों का भी ट्रेड होता था इस एरिया से, मना कर दिया, हम नहीं होने देंगे। ये बात है 1090 की। उसके बाद दोबारा एक ऐसा इंस्टेंस आया, ओटोमन एम्पायर 1453 1453 फिर रोक दिया ये ट्रेड। तो ऐसे में फिर क्रूसेड वॉर भी हुए। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक रुकावट आती है किसी प्रगति में तो नए रास्ते भी खुलते हैं। तो इसी की वजह से एक मेजर प्रेशर बना इन यूरोपियन कंट्रीज पे कि अगर ये बार बार लैंड रूट को बीच वाले राज्य रोकते रहेंगे तो हमें कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना है कि कोई रोक ना पाए। तो उसके बाद फिर खोज होने लगी कि अब हमें नए रूट्स चाहिए, सी रूट्स चाहिए, और उसमें से एक सी रूट फिर हमारा था। राइट, तो इस बीच जो है काफी एक्टिविटी चल रही थी रिगार्डिंग सर्चिंग ट्रेड रूट। खैर, फिर ये अब स्पाइस रूट बन गया। अब इसके बाद यहां पर ईस्ट और वेस्ट में इस रूट, इस ब्लू वाले रूट के थ्रू ट्रेड होने लगा। तो आप देख रहे हैं कैसे इस साउथ चाइना सी से इंडिया के इन इंपोर्टेंट पोर्ट से, चाहे आप ये कोलकाता वाला पोर्ट भी देख रहे हैं, सदर्न पोर्ट्स भी देख रहे हैं और ये वाला पोर्ट, और इसके बाद फिर यहां से अरब से होते हुए यूरोप में ट्रेड चल रहा था। आज भी एक ऐसी ताकत है जो ग्लोबल ट्रेड जो ईज से हो सकता है उसमें रुकावट बनने की कोशिश कर रही है। हम बात कर रहे हैं चाइना की। आप कहेंगे अरे वो तो BRI, उससे तो आसान हो जाएगा ट्रेड। ट्रेड तो तब आसान होगा ना जब दूसरे को फेयर टर्म्स मिलेंगी। अगर बीच के कई सारे देश पहले से अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर बैठे, मेजर अपने एसेट्स को गवा बैठे, तो क्या हमें आपको ट्रेड करने के लिए आसान शर्तों पर कुछ स्कोप मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये बात दुनिया को अब समझ में आने लगी है। तो ऐसे में ये वाला जो प्रयास है वो जरूरी है। कनेक्शन रूट, ये हमें इतिहास सिखाता है, इसका कनेक्शन प्रोस्पेरिटी से होता है। यानी कि अगर एक देश से दूसरे देश में आसान शर्तों पर व्यापार हो पाए तो प्रोस्पेरिटी होगी, और प्रोस्पेरिटी होगी तो पावर होगी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसी G20 के बैकड्रॉप में हमने देखा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये लॉन्च किया। अब इसकी काफी तारीफ हो रही है। राइट, ये है यहां से मुंद्रा पोर्ट से होकर और यहां पर UAE, सऊदी अरब। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट विच इज लॉन्च्ड। ऐसा नहीं है कि यहां पर MBS आए, उन्होंने कहा ओहो ये आइडिया है आपका, चलो साइन कर देते। नहीं, इसके बैकग्राउंड में काफी कुछ काम पहले से ही हो चुका था, लॉन्च केवल अभी हुआ है। कौन से काम की हम बात कर रहे हैं? आप जरा सोचिए, सऊदी अरब से होकर जा रहा है, उसके बाद जॉर्डन
उसके बाद इजराइल हाइफा पोर्ट, और उसके बाद फिर ये जा रहा है फर्दर यूरोप में, इटली, फ्रांस, जर्मनी। सऊदी और इजराइल एक प्रोजेक्ट में एक साथ, जिसको दुनिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है नियर फ्यूचर में, उसमें इजराइल और सऊदी साथ साथ। कुछ लिंक बन रहा है क्या आपको? अभी कुछ समय पहले यूएसए वाज हैविंग दीज टॉक्स कि सऊदी और इजराइल में चीजों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, कब तक मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चलते रहेंगे, राइट? और 2024 में होने वाले हैं यूएस में इलेक्शन। मिस्टर बाइडेन चाहते हैं कि उससे पहले वो एक लेगेसी देकर चले जाएं, जिससे कि री इलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाए। तो कहने का मतलब है सऊदी और इजराइल को साथ लाना यहां पर ये उस कवायद का एक कदम हो सकता है, और वो जरूरी है। अब इतना बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट होगा और बीच में ये राइवलरी होगी तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी। तो यानी कि मिडिल ईस्ट इज इन फोकस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो टर्बुलेंट वाटर्स ऑफ मिडिल ईस्ट हैं, जिसका फायदा दुनिया लेती रही है, अब उनके शांत होने का समय आ गया है, ऐसा लग रहा है। आप कहेंगे नहीं सर, हमें नहीं लगता। सर शांति कैसे हो जाएगी? जब इनका ट्रेड इस पर डिपेंडेंट होगा ना, तो शांति जरूरी होगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्पाइस रूट्स। स्पाइस रूट 2000 सालों से ये रूट यूज होते आए हैं। हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं मैरीटाइम वाले रूट पर। विभिन्न स्पाइसेस के लिए भारत जाना जाता है। और आप कहेंगे कि स्पाइसेस का नाम क्यों हुआ? क्या और रूट्स नहीं थे? स्पाइस का ट्रेड काफी ल्यूक्रेटिव था। ल्यूक्रेटिव इस वजह से क्योंकि ठंडे एरिया जैसे कि यूरोप में आपको मीट को बड़ी क्वांटिटी में प्रिजर्व करना है, तो स्पाइसेस उसमें काम आते हैं। तो कहा जाता है कि एक बड़ा लॉजिक था जिससे ह्यूज डिमांड देखी गई यूरोप में, और इसकी वजह से फिर हमने इस एरिया को उस बढ़ते हुए देखा। आप कहेंगे बढ़ते हुए मतलब कैसे? अरे जब ट्रेड बढ़ेगा तो पोर्ट जो सिटीज हैं, जब जहां से ट्रेड होकर जाएगा वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमी। सिविलाइजेशंस ग्रो वाया ट्रेड रूट, क्योंकि अपने साथ साथ कल्चरल जो आइडियाज होते हैं, साइंस के आइडियाज होते हैं, वो भी ट्रेवल करते हैं। कहा जाता है कि स्पाइस ट्रेड रूट्स एक बड़ा रीजन रहे हैं कि आप जो ग्रीस यानी कि मेडिटेरियन के ऊपर वाले एरिया में जो पॉपुलर आइडियाज थे, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिलॉसफी हो, उन आइडियाज का इंडिया और इंडिया के आइडियाज का वहां आना जाना रहा था। स्पाइस के साथ अदर ट्रेड भी होते हैं, अदर गुड्स भी जो भी प्रॉफिटेबल होते हैं, बट स्पाइस का ट्रेड ज्यादा पॉपुलर था, ज्यादा प्रॉफिटेबल था, तो इस वजह से स्पाइस रूट पड़ गया। इसके अलावा आइवरी, सिल्क, पोर्सलिन, मेटल, प्रीशियस जेमस्टोन्स ये भी थे। आज जो हमारी चर्चा है वो न्यू स्पाइस रूट के लिए एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि री इन्वोग्रेट किया जा रहा है इस स्पाइस रूट को टू काउंटर BRI। अब जरा 3 पॉपुलर स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला, मोदी जी कह रहे हैं कि सस्टेनेबल वे है फॉर द होल वर्ल्ड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सऊदी और जॉर्डन और इजराइल और फ्रांस और जर्मनी, इट इज अबाउट होल वर्ल्ड। आप कहेंगे नहीं, ज्यादा तो नहीं बोल दिया। अरे बिल्कुल नहीं भाई। कारण BRI में अनसस्टेनेबल लोन है, कितनी जगह पर ग्रीन मतलब जो एनवायरमेंट पर इंपैक्ट है, सोसाइटी पर इंपैक्ट है, गवर्नेंस का इंपैक्ट है, वो दरकिनार करके केवल चाइनीज इंटरेस्ट को देखा गया है। 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइनीज कंपनियों को मिले हैं, मेजरली उनके ही वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सस्टेनेबल यानी कि हमारा आइडिया है कि देखो चाइना जिस रूट पर जा रहा है, हम उस रूट पे कंपीट ही नहीं कर रहे भाई। हमारा रूट अलग है, हमारा रूट है सबको साथ लेकर चल रहा है, सबका विकास होना चाहिए। तो हम सस्टेनेबल की बात करें, एनवायरमेंट और सोशल इंपैक्ट और गवर्नेंस इंपैक्ट, ध्यान रखिएगा। ESG ऐसे टर्म्स मैं आगे भी बताऊंगा आपको, ब्लू डॉट नेटवर्क, तो इन्हीं टर्म्स को आपको यूज करना होता है अपने आंसर में। प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट से नहीं बनेगा बट कीवर्ड, राइट, ये कंटेंट आपको यूज करना होता है अपने मेंस के आंसर में। नाउ मिस्टर बाइडेन कह रहे हैं कि ये बिग डील है, मतलब बहुत बड़ी डील है। अरे बिग डील तो है ही भाई, मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी का समझ लीजिए पाथवे है ये, ठीक है, इन नियर फ्यूचर। क्योंकि आप ऐसा समझिए, इसको कनेक्ट कीजिए। आपको करंट अफेयर के एक आर्टिकल में इतने सारे डायमेंशन नहीं होंगे जो मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। मिडिल ईस्ट में अभी जो सऊदी है वो सबसे बड़ी पावर है। सऊदी का 2030 का विजन क्या है? व्हाट इज द विजन ऑफ क्राउन प्रिंस? दैट दे हैव टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी, दे आर नॉट गोइंग टू जस्ट डिपेंडेंट ऑन ऑयल ट्रेड। तो डाइवर्सिफाई करना है और ट्रेड रूट ये वाला है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए बेटर रिलेशंस आसपास करने होंगे कि नहीं होंगे। इससे पहले 2023 की शुरुआत में ईरान और सऊदी के बीच में भी
पीस की गुंजाइश नजर आई थी, जिसके लिए इनकी मीटिंग हुई थी बीजिंग में। तो यानी कि सऊदी भी एफर्ट कर रहा है, ईरान भी एफर्ट कर रहा है, अब सबको पड़ी हुई है अपनी इकोनॉमी के सर्वाइवल की इन नियर फ्यूचर, क्योंकि कब तक तेल बेचेंगे भाई, उसकी तो लिमिटेशन है कि नहीं। दूसरा यूएई। अब आप एक कनेक्शन ये भी लगाइए कि अभी कुछ समय पहले इंडिया ने यूएई के साथ साइन किया था सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और उस समय मैंने वीडियो बनाई थी और बताया था आपको कि यूएई को इंडिया यूज करेगा इन नियर फ्यूचर एज ट्रांसशिपमेंट हब, नॉट जस्ट इन मिडिल ईस्ट, नॉट जस्ट इन यूरोप, ऑल्सो इन नदर्न अफ्रीका। तो एक तरीके से भारत को व्यापार को बढ़ाना है भाई, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। देश के पास पैसा तो देश ज्यादा खर्च कर सकता है अपनी जनता पर, देश मजबूत होगा, ज्यादा सिक्योर होएगा। तो ऐसे में यूएई, मुझे बताइए कि इस प्रोजेक्ट में भी यूएई कनेक्शन है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे तार जुड़ते हैं तभी जाकर ये रोड मैप बनता है, राइट। नथिंग लेस देन हिस्टोरिक। यूरोपियन कमीशन चीफ कह रहे हैं। अब जॉन फाइनर, अब यहां पर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाइडेन के, वो देखिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं इसमें 3 एंगल देखता हूं। पहला, उनका कहना है कि एक तो प्रोस्पेरिटी इंक्रीज होगी ऑफ ऑल द रीजन्स विच आर गोइंग टू कनेक्ट विद इट। तो आप कहेंगे अरे मतलब यही तो रीजन्स होंगे, मतलब इंडिया का मुंद्रा पोर्ट से फिर फुर्जा पोर्ट, यूएई एंड देन सऊदी, देन जॉर्डन, देन हाइफा एंड देन मर्सील इन फ्रांस, यही तो कनेक्ट होंगे। नहीं, ये शुरुआत है, इसके बाद बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज भी तो होगी। तो कहने का मतलब यह है, इस ट्रेड रूट पर जितने भी एरियाज पड़ेंगे तो सबके यहां पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप शायद इस ट्रेड रूट को, जो न्यू स्पाइस रूट है, उसको शायद आप ऐसे कनेक्ट कर रहे होगे, अच्छा मतलब एक रोड बन रही है, एक रेल बन रही है और उससे सामान होकर जाएगा, बाकी आसपास की जनता देखेगी ओहो ओके यहां ये इंडिया का सामान जा रहा है, ओ ये यूरोप से सामान आ रहा है। ऐसा नहीं है। जब आप इकोनॉमिक कॉरिडोर वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसके आसपास, मतलब जो रूट है उसके आसपास भी इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, राइट। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हाईवे बनाया और कहा कि अब ऊपर से रास्ते से कोई नहीं चढ़ सकता है, चढ़ता है ना। और उस रूट का फायदा लेने के लिए आसपास भी इंडस्ट्रीज बनती हैं कि नहीं बनती हैं? बनती हैं, तभी तो उसका फिजिबिलिटी, तभी तो उसकी वायबिलिटी आ पाती है प्रोजेक्ट की, है कि नहीं। तो ऐसे ही ये मत मानिएगा कि केवल इस सामान ले जाने लाने का एक रोड है और बीच में रेलवे है, नहीं, इसके आसपास भी चीजें बनेंगी। इस वजह से वर्ड यूज करें हम इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें पावर प्लांट्स भी बनते हैं, इसमें इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं, इसमें अदर इंफ्रा भी बनता है। तो जाहिर सी बात है कि हम जो मिडिल ईस्ट है, अगर उसके पास ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, वो आसान तरीके से हमारे पास आ सकते हैं, वो आएंगे। हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सर्विसेज हैं उनके ऑयल रिग्स के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए, हम वो भी देंगे, प्लस अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां भी डेवलप होगा, प्लस अब हम फर्दर लिंकेज जब करेंगे इसी रूट की, किससे? बांग्लादेश, वियतनाम। भूल गए क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी? यानी कि हमें वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इन सब से कनेक्ट करना है, क्योंकि हर ये जो देश है, मतलब स्पेसिफिकली वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया की बात करें तो ये किससे परेशान है? चाइना से। और चाइना के काउंटर में अल्टरनेटिव तैयार करना है तो इन सबको तो जोड़ना होगा ना। तो यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और थर्ड, जो अभी आपको बताया कि जो टर्बुलेंट वाटर्स कहे जाते हैं मिडिल ईस्ट के, जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है वो कम होगी, क्योंकि एक इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत सीधी सी थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी। वो कहती है कि अगर आप मुझ पर निर्भर हैं और मैं आप पर निर्भर हूं तो आसानी से हम लड़ेंगे नहीं। कारण, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं तो भाई कुछ भी हो जाए, लड़ लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे में complex interdependence is going to work in this Middle East region, to the Asia, to Europe, and that's how we are going to have more peace and less sense of insecurity in this region. So please remember these 3 points. You are going to write these points in answer. Now, component देखिए यहां से शुरू होता है, ये मुंद्रा पोर्ट हो गया और यहां से सी रूट के थ्रू हमारा फुर्जा आ गया, फुर्जा पोर्ट, हम यूएई की बात करें। फिर यहां से आप देख रहे हैं रेलवे रूट, इट इज गोइंग फ्रॉम सऊदी, राइट। सऊदी से फिर जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल, इजराइल का हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट से फिर हम गए इटली, इटली से फिर हम फ्रांस, जर्मनी, एंड दैट्स हाउ देयर आर 2 कंपोनेंट्स वी हैव कनेक्टेड, ईस्टर्न कॉरिडोर एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर। और ये हैं वो, मैंने नेम तो गिनवाई दिया आपको देशों के जो इसमें न्यू स्पाइस रूट में फिलहाल हैं।
तो लेकिन यह इंडिया, यूएई, अब आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, कौन कौन है। यूएई, सऊदी, जॉर्डन और इजराइल, ये 4 तो हो गए मिडिल ईस्ट से, इंडिया हो गया यहां से एशिया से, और बाकी ये 3 हो गए, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी, ये हो गए आपके यूरोप के। ऐसे ध्यान रहेगा आपको। तो ये आपको मैंने कहानी बता दी। नाउ काउंटर टू बीआरआई, मुद्दा ये आप सुनना ये चाहते हैं कि सर ये काउंटर करेगा कि नहीं करेगा बीआरआई को। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम इसका फर्दर करेक्शन करेंगे बैकवर्ड, यानी कि हम ईस्ट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फॉर एग्जांपल ये इंडिया की पॉलिसी है, लेकिन अगर एक ब्रॉड नेटवर्क है तो हम कनेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर बांग्लादेश का एग्जांपल दें तो बांग्लादेश इज हैविंग 6 एग्जिट्स, राइट, 6 रेलवे एग्जिट पॉइंट्स हैं इंडिया के साथ। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश भी जाएगा, मुझे भी कनेक्ट कर लो यार, मैं भी एक्सपोर्ट कर दूंगा यूरोप तक। हम कहेंगे ठीक है, वी आर गोइंग टू कनेक्ट। और फिर आपका म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, तो ये भी हम कनेक्ट करेंगे। एक और बड़ी बात, हम जो लैंड रूट है सऊदी का ये यूज कर रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल है। आप कहेंगे किस लिए क्रूशियल है? आप कहेंगे लैंड रूट यूज ही क्यों कर रहे हैं, रेलवे छोड़ते हैं ना, समुद्र के थ्रू चलते हैं। अरे स्वेज कैनाल वाला जो लिंक है, यहां पर रहता है बहुत ज्यादा रश, वहां पर काफी ज्यादा समय लग जाता है, खर्चा भी ज्यादा होता है। लेकिन मैंने आपको बताया हमारा पर्पस जो है केवल ये नहीं है कि एक सामान इधर से उधर लेकर जाना। वी आर बिल्डिंग इकोनॉमिक कॉरिडोर। साउदी इज क्वाइट हैप्पी, क्वाइट विलिंग, बिकॉज दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी। तो ऐसे में उनको तो चाहिए ना कि इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो, है कि नहीं। अब बीआरआई का सवाल जो, मतलब बीआरआई पर जो सवाल उठ रहे हैं वो चाइना को बाहर से भी उठाए जा रहे हैं और चाइना के अंदर से भी उठ रहे हैं। चाइना के अंदर ही कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स कई बार सवाल उठा चुके हैं कि कितने सारे जो लोन आपने दिए अनसस्टेनेबल हैं, और जब हमारे बैंकर्स को, हमारी कंपनीज को वो एसेट्स को टेक ओवर करना पड़ता है तो दुनिया इल्जाम लगाती है हम पर कि सोवरेनिटी। तो ऐसे में कुछ तो सोल्यूशन निकलना चाहिए। पिछले साल नवंबर में शी जिनपिंग जी ने मीटिंग ली बीआरआई को लेकर। उन्होंने कहा कि अब चाइना अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है। हमने पूछा क्या चेंज कर रहा है भाई? तो उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग टर्म लोन ना देकर हम मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन देंगे। लोगों ने कहा लॉन्ग टर्म लोन नहीं दोगे तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे चलेंगे? तो उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू बी वेरी सेलेक्टिव इन दोज लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। व्हाई? बिकॉज चाइना इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, कहीं ऐसा ना हो कि इससे नुकसान ज्यादा हो जाए, राइट। तो ऐसे में बाहर से ही प्रेशर है, अंदर से ही प्रेशर है। कितनी सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने लोन लिया लेकिन वो वापस नहीं दे पा रही हैं। पाकिस्तान, ज़ैम्बिया, श्रीलंका, वी ऑल नो, राइट, ये रहे उनके नाम महान देशों के। इसके बाद सीपेक, इस्लामाबाद। आपको बताऊं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, अगर मैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करूं वो पाकिस्तान में है। बीआरआई के अंडर सीपेक इज अ प्रोजेक्ट और सीपेक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि सीपेक के अंदर सोलर पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर प्लांट्स बना रहा है सीपेक के अंडर चाइना। 90% प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया चाइनीज कंपनी के पास है। चाइना के वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और जो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है उससे बहुत कम इंटरेस्ट रेट में कितने सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लोन देते हैं, राइट। लेकिन चाइना का कहना है कि जो हम डेवलप कर देंगे वो तो कोई नहीं डेवलप कर पाएगा। बट द पॉइंट इज, वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए वही लास्ट होप है। शायद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतना लोन ना दे पाए तो उसको लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी बन जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि बलूचिस्तान रीजन में अनस्टेबिलिटी, उनको लग रहा है इस प्रोजेक्ट के बहाने डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। एक बार खैबर पख्तूनवा रीजन आप सब जानते हैं, अभी कुछ टाइम पहले, परसों की ही बात है, टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वहाँ से उनकी हमला चल रहा था और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं और टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है वहाँ से तालिबान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सीसीपी, जो सीपैक है, तो सीपैक इज नॉट गिविंग एनी एडवांटेज, राइट, इन दिस केस। श्रीलंका को हमने बहुत समझाया कि हम्बनटोटा पोर्ट रहने दो, चाइना को इंडिया की इतनी प्रॉक्सिमिटी में मत लाओ क्योंकि फिर आप पैसा दे नहीं पाओगे। फिर वो कहेगा सिविलियन लिहाज से हम 99 साल की लीज ले लेते हैं, फिर उसका मिलिट्री पर्पस भी हो जाता है। श्रीलंका ने कहा नहीं, हमारी सोवेनिटी है, हमारा राइट है। हमने कहा हम तो सोवेनिटी को रेस्पेक्ट करते हैं आपकी, करिए आप। लेकिन अब देखिए कितना सारा जो एरिया है वो खाली पड़ा है, जबकि इतना बड़ा क्रूशल लेन है ये। खैर, तो यानी कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जैसे बताए थे चाइना ने कि ऐसा हो जाएगा, श्रीलंका में पैसा ही पैसा होगा, कहाँ पैसा हो पाया। मतलब अगर आईएमएफ के लोन को भी जोड़ लें और यूएस के सपोर्ट को भी जोड़ लें तो भी श्रीलंका प्रेजेंट चैलेंज से आसानी से उभर नहीं पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया ने भी रिस्ट्रक्चर करा है, लोन को ग्रांट भी दिया है। रिस्ट्रक्चर का मतलब होता है हमने आसान कर दिया है। अब जरा थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझते हैं। जो इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक्चुअली बड़े प्लान का एक भाग है। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ? जैसे बीआरआई एक बहुत बड़ा प्लान है,
उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे सीपैक इज वन प्रोजेक्ट, है ना, ऐसे ये उसका एक अंग है। तो आप कहेंगे मतलब बहुत कुछ अब होने वाला है। जी हाँ, तो बिगर प्लान क्या है? तो बिगर प्लान का नाम ये है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो ये वेस्ट लेड इनिशिएटिव है। G7 देशों ने 2021 में इसके बारे में सोचा। 2022 में जब वो G7 नेशंस मिले तो उन्होंने इस पर मोहर लगा दी कि इसको करते हैं। फिर क्वाड में इंडिया मौजूद है। क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। उन्होंने कहा इंडिया लेट्स डू समथिंग। हमने कहा क्या? BRI को काउंटर करना है। बाइडेन का एक्चुअली बयान था। हमने कहा करना है, बताइए कैसे करेंगे। उन्होंने कहा हमने G7 की मीटिंग में एक फैसला लिया है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एंड बाइडेन इज सेइंग, मतलब यही चीज है, लेकिन बाइडेन इसको बोलते हैं B3W, यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी डेवलप करेंगे, लेकिन हम चाइना से बेटर करेंगे। आप कहेंगे चाइना से बेटर कैसे कर सकते हैं? ये 2022 में फाइनलाइज हो गया था, 2021 में आइडिया आया था, ये मैंने आपको बता दिया। अब उन्होंने कहा बेटर कैसे करेंगे? उन्होंने कहा देखो चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 क्रूशियल चीजों का ध्यान ही नहीं रख रहे, हम उसका ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे क्या रखेंगे? देखिए चाइना के प्रोजेक्ट जो हैं वो अनसस्टेनेबल हैं फॉर दैट कंट्री। हम सस्टेनेबल लोन देंगे, ऐसे ही लोन नहीं देंगे। उन्होंने कहा जैसे 2019 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 43 प्रोजेक्ट जहां पर चाइना के लोन गए हुए हैं BRI में, उसमें से 12 देश ऐसे हैं जो लोन वापस नहीं कर पाएंगे, और लोन वापस नहीं कर पाएंगे और निवेश हो चुका है। तो जो चाइना के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं, वही उनके प्रोजेक्ट्स ले लेंगे। जैसे आपने कुछ समय पहले सुना हो केनिया के साथ हो रहा था, राइट? उनका एक मेजर एयरपोर्ट है, वो कह रहे थे कि अब तो चाइना लेगा इसको। G7 देशों ने कहा कि ऐसे में हम क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि वो क्लाइमेट रेजिलेंट भी होगा, जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। आप कहेंगे जेंडर इक्वालिटी कहां से आ गया इसमें? एक्चुअली इनका मानना है कि इसमें हम वर्कफोर्स रेशियो भी ध्यान रखेंगे। इनका मानना है कि हम इतनी बारीकियों पर ध्यान देंगे जो कोई नहीं देता। हर कोई बस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे बनाने में लगा हुआ है, लेकिन हम इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे, हम क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द वर्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। 3 चीजें हैं, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ESG। इनके मानकों पर ही प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन होगा पैसा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाएंगे, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन जो है, ये PGII जो सिस्टम है ये प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए उन्होंने एक ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव भी लिया है। आप कहेंगे ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या? तो इसके अंदर देखिए मार्केट ड्रिवन अप्रोच है कि नहीं। मतलब कि ऐसा ही नहीं है कि अच्छा पोर्ट बनाना है क्या, चलो बना देते हैं। अरे ये भी तो देखो यहां से कितना मार्केट कनेक्ट होगा, कितनी पॉसिबिलिटी, कितना रेवेन्यू आएगा। दूसरा, सोशली एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं। सोशली क्यों? जैसे कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो सोशली फ्रेंडली नहीं है। उन लोगों को लग रहा है कि उनको रिहैबिलिटेट नहीं किया गया और उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, दे आर नॉट गेटिंग ड्यू बेनिफिट्स ऑफ देयर रीजन। तो ऐसा ना हो, एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट कम से कम हो, फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो, यानी कि वो पैसा बनने भी स्टार्ट हो जाए, पैसे बनने का प्लान क्या है ये पता होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट हो एंड अकाउंटेबल हो, राइट, और ओपन हो। मतलब ऐसा ना हो, ओपन हो, इंक्लूसिव हो, यानी कि मुख्य धारा में सभी को लेकर चले, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ना दे केवल जो बनाने वाला देश है उसको, राइट, सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर चले। यह है ब्लू डॉट नेटवर्क। जब ब्लू डॉट नेटवर्क का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, जिसको हम BDN सर्टिफिकेशन कहते हैं, तो ऐसे में G7 नेशंस का कहना है कि फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर ये सर्टिफिकेशन है तो प्राइवेट सेक्टर, अब भाई मुझे बताइए, आपको पैसा लगाना है, आपके पास मान लीजिए मात्र कितने रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए हैं, और आपको लगाना है पैसा, और अगर आपको BDN सर्टिफिकेट मिल गया कि यार ये जो यहां से यहां तक जो प्रोजेक्ट बनेगा, इस पोर्ट प्रोजेक्ट को हमने BDN सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो अगर BDN सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आपको एक चीज क्लियर हो गई, यानी कि BDN सर्टिफिकेशन में इसकी ये रैंकिंग है, तो मतलब कि आपको पता लग गया कि कितना फाइनेंशियली सस्टेनेबल है, कितना इसमें से पैसा बनेगा। आपको पता लग गया कि कहां पर जो इनकी कम्युनिटीज हैं वो रिहेबिलिटेट हो रही हैं, तो यानी कि ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन में कोई मेजर हर्डल नहीं आएगा। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या होता है, पैसा लग जाता है, पैसा वापस नहीं निकल पाता, क्योंकि भाई वहां पे अब अड़चने आ गई, लोग ही सड़कों पर बैठ गए। तो अगर आपके दिमाग में एश्योरिटी होगी तो मुझे बताइए उन 100 करोड़ रुपए का क्या कर रहे हैं, लगा दीजिए इसमें, है कि नहीं। तो कहने का मतलब फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस तरफ फ्लोट होगा। तो दिस इज द आइडिया, राइट। तो दे आर पूलिंग द कैपिटल, प्राइवेट इन्वेस्टर्स की भी कैपिटल वो इसमें लगवा रहे हैं। इसके लिए एक और इनिशिएटिव है फास्ट इंफ्रा, नाम से पता लग जाएगा, फाइनेंस टू एक्सेलरेट द सस्टेनेबल ट्रांजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सस्टेनेबल ट्रांजिशन लाना है इंफ्रास्ट्रक्चर में और फास्ट करना है। मैंने लेक्चर की शुरुआत इस बात से की थी कि फास्ट पावर इज नीडेड, यानी कि हमें जो भी डिसीजंस लेने हमें फास्ट लेने होंगे। जब सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी कि और उसमें फास्ट
पैसा आ पाएगा ड्यू टू BDN सर्टिफिकेट। तो ऐसे में BRI को काउंटर करने के इनिशिएटिव्स बहुत फास्टली इंप्लीमेंट होंगे। तो जाहिर सी बात है देश कहेंगे हम BRI के चक्कर में क्यों पड़े जब हमें यहां से पैसा मिल रहा है कि नहीं, हमें यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है। $600 बिलियन के आसपास का कमिटमेंट किया गया है। यह कहा जा रहा है कि इट्स अ वेरी वेरी बिग कमिटमेंट। देखते हैं आगे क्या होता है, बट बात यह है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, राइट। ये कहा गया हाई क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, यानी कि लो क्वालिटी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं जाएगा, राइट। जबकि चाइना जो है लो क्वालिटी प्रोजेक्ट के थ्रू अभी भी अपनी पकड़ बनाकर रखता चलेगा। तो उसका क्या होगा, राइट। जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं क्या उनको हम डिस्प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि लो क्वालिटी प्रोजेक्ट में पैसा जाएगा नहीं। तो वो चाइना कहेगा देखो मैंने तो बताया ही था, ये PGII, ये BDN, ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये तुम्हें नहीं देंगे पैसा, तुम्हारे हम ही हैं, हम ही देंगे तुम्हें पैसा। तो चाइना ऐसा करेगा, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, चाइना ने पहले से ही ग्रीन इंफ्रा, सस्टेनेबल इंफ्रा ये करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि उनका कहना है कि ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर में हम केवल ग्रीन प्रोजेक्ट्स को पैसा देंगे, सस्टेनेबिलिटी पर बात करेंगे। तो अब चाइना को लगा दिस इज द टाइम जब हर कोई ग्रीन BRI करेगा और ग्रीन के नाम पर चाइना को काउंटर करेगा। तो उन्होंने भी पहले ही हरा भरा करना स्टार्ट कर दिया है कि वी आर एनवायरमेंट सेंसिटिव। तो साथ में ग्रीन डेवलपमेंट गाइडेंस अलग से इन्होंने भी, जैसे BDN नेटवर्क है ना, ऐसे उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस हैं जी, इन गाइडलाइंस के हिसाब से पैसा जाएगा। ट्रैफिक लाइट सिस्टम, आप कहेंगे ये क्या है, ये एनवायरमेंटल क्लासिफिकेशन है। इनका मतलब है अगर इन्होंने ग्रीन सर्टिफिकेशन दिया है, ठीक है, गो हेड। अगर येलो दिया है एक्सेप्टेबल, चल जाएगा। रेड दिया तो अनएक्सेप्टेबल। ध्यान रखना प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चाइनीज BRI से कनेक्टेड है ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम, राइट। G7 नेशंस का कहना है कि ठीक है चाइना जो है हाई क्वालिटी की, चाइना लो क्वालिटी में जाएगा, बट द पॉइंट इज लो क्वालिटी अगर स्पाइरल हो रही है, नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है, तो खुद ही देश उसके तरफ नहीं जाएंगे। खुद ही देशों को पता होगा कि ग्रीन की तरफ जाना चाहिए, राइट। अब बात यह है कि अभी क्या BRI को पूरा काउंटर मिल जाएगा? तो हमें फिलहाल ये पता है कि BRI तो अपना काम कर रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक ड्राफ्ट पेपर रिलीज किया था, उन्होंने कहा था हमें रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और रेजिलेंट सप्लाई चेन चाहिए। मींस दे आर थिंकिंग ऑफ अल्टरनेटिव। दैट्स व्हाई फ्रांस, जर्मनी, इटली आर इन कमिंग ओवर दीज प्रोजेक्ट्स। यानी कि G20 में इतना बड़ा बयान जो है वो इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि पहले से यूरोपियन पार्लियामेंट इज एग्रीइंग ऑन दिस पॉइंट कि यस हमें अब चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना। फिलहाल जो है दोनों काम करते रहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर एफर्ट्स लाइक IMEEC, यानी कि जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, विल बी एबल टू काउंटर चाइनाज BRI। तो इन दोनों के फीचर्स पे, डिफरेंशिएशन पर आपको बात करनी है। और लास्ट में बताना है कि अभी फिलहाल चाइना एज इट इज काम करता रहेगा, लेकिन नियर फ्यूचर में अगर अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट ज़्यादा बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है नेशंस विल एक्चुअली लुक फॉर अदर ऑप्शंस एंड अदर ऑप्शंस विल बी सस्टेनेबल ऑप्शंस इन विच इंडिया इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। तो मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये वीडियो की जो PDF है आपको यहाँ पर मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सजेशन है आपका, कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर इन डेप्थ एनालिसिस हो, यू कैन गिव सजेशंस, मोर देन वेलकम हियर। इंस्टाग्राम पर शशांक त्यागी फॉर यू।